नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए गणित जो आपका पेपर है उसके जब सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, अब हम करते हैं 70 में 70 की तैयारी, है ना। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो अंत तक देखना है। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ यानी 2-3 वीडियो में बनाऊंगा जो आपके पेपर में सभी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद ही पेपर देने जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको फार्मूले याद करने चाहिए। फार्मूले के बाद फिर इन वीडियो को देखना चाहिए, या फिर मैं एक फार्मूले की वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरी जो हाई स्कूल की बुक है आपकी उसके सभी सूत्र उसमें होंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का कार्य। पहला क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है। सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट्स बना लें तो और अच्छा रहेगा, और नोट्स ना बनाए तो वीडियो को आप बार बार देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। सहभाज्य संख्या वे होती हैं जिनका मासा 1 हो। ठीक है, मासा क्या हो, 1। पहला दे रखा है 14 35, 18 25, 31 93 और 32 62। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऐसी संख्या है जिनका मासा 1 है, कौन सा ऑप्शन ऐसा सही है। तो आपका ऑप्शन रहेगा सही बी, यानी इसी का मासा 1 है। बाकी पहले वाले ऑप्शन का 7 है मासा, दूसरे का 31 है यानी सी का, और इसका आपका 2 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाई है, आपको बताना कि पाई क्या है। आपको पता है पाई एक पूर्णांक है, एक अपरमेय संख्या है, एक परमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं, क्या है यही आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा आपका अपरमेय संख्या। माय डियर स्टूडेंट्स, पाई का मान 22/7 नहीं होता। फिर आप सोचे 22/7 होता है। पाई का मान जब हम 7 से डिवाइड करते हैं, समथिंग मान लिया है हमने, ये होता है। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म x बराबर y और z x प्लस y बराबर 0 है। कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होता है, असीमित रूप से कोई हल होते हैं, अद्वितीय हल होता है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। अद्वितीय हल होता है। ठीक है, यानी ये जो समीकरण दिए गए हैं ये कैसे होंगे, अद्वितीय हल होंगे। समीकरण x प्लस 6 x माइनस 5 इक्वल टू 0 के मूल होंगे। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा। आपको क्या करना होगा, इन दोनों जो आपके गुणनखंड किए हुए हैं इसको 0 के बराबर रखना होगा। ठीक है, जब आप 0 के बराबर रखोगे तो आपको इनके मूल प्राप्त हो जाएंगे। तो x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू जो आएगी -6 आ जाएगी। x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x बराबर आपका आ जाएगा 5। ऐसे ही आप पेपर में भी जैसे रूट्स आए उनके रूट्स को एक डब्बा बना के लिखना। ठीक है, अच्छी तरीके से। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन सी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ऑप्शन है 3 6 9 12। क्या ऑप्शन होगा, जब तक आप निकाल नहीं सकते तब तक इसे बता नहीं सकते। चाहे मूल समान बोले या फिर मूल बराबर बोले, बात एक ही है। सबसे पहले आप तुलना करेंगे कि a बराबर क्या है, b बराबर क्या है, c बराबर क्या है। a बराबर 3 है, b बराबर -6 है, और k बराबर आपका c बराबर k है। ठीक है, उसके बाद आपको विभक्त कर का फार्मूला याद होना चाहिए। विभक्त कर में जब मूल बराबर या समान होते हैं उस समय d का मान 0 होता है, यानी विभक्त कर d इक्वल टू 0, और b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, तो 0। ठीक है, b की वैल्यू लगाएंगे आप, 4ac की वैल्यू लगाएंगे और इक्वल टू 0 लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका 36 यानी 36, ये हो जाएगा 12 के
और -12 के बराबर -36 और इस तरीके से 12 नीचे आएगा और आप इसे डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 3। ऑप्शन आप टिक कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने मैथ्स के पेपर की तैयारी करनी है। अगला क्वेश्चन है, दो आकृति जिनके आकार समान है परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो कहलाती है। कहने को देखने में एक सी लग रही हैं, ठीक है, लेकिन उनकी माप जो लंबाई चौड़ाई है वो अलग अलग है। ठीक है, तो यही आपको बताना है कि वो क्या होगा। सर्वांग समूह आकृति होंगी, समरूप आकृति होंगी, समान आकृति होंगी या फिर सममित आकृति होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन, समरूप आकृति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये आपका डायग्राम बना हुआ आएगा, चित्र जैसे इसमें बना हुआ है। EF और BC, EF BC के समांतर है। यदि AE और BE का रेशियो दे रखा है आपको 4 और 1 और CE आपका 1.1 सेंटीमीटर है तो AF की लंबाई होगी। यानी सभी को पहले आप देखेंगे, देखने के बाद आप देखें CF आपका कितना है? 1 है। AF आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू लगाने के बाद आप इन चीज़ों में BPT यानी आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लगा सकते हैं, जो समरूप त्रिभुज मैंने आपको कराई थी। फिर भी आज मैं एक वीडियो बनाऊंगा उस पर। आप जानते हैं कि त्रिभुज AEF बा ABC समरूप हैं। ठीक है, अगर ये समरूप है तो इस पर आपकी BPT यानी आधारभूत अनुपातिक प्रमेय लग जाएगी। यानी AE अपॉन EV या BE बात एक ही है इक्वल टू AF अपॉन FC या CF बात एक ही है। वैल्यू लगाएंगे जो वैल्यू दे रखी है और उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। 4.1 AF और यहाँ पे आप 1 लगा देंगे। ठीक है, 1.5 है। ठीक है, तो AF आपका आएगा 6, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा। इस तरीके से आप एक डब्बा में बंद कर देंगे और मान को अच्छी तरीके से लिखेंगे ताकि जो टीचर है वो अच्छी तरीके से आपकी कॉपी को चेक करे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका दे रहा है कि वाई अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदु 6,9 -4, 6,5 तथा 4 से समदुरुस्त है का निर्देशांक होगा। यानी कोई बिंदु कुछ भी मान सकते हैं आप, जो A और B से क्या है? समदुरुस्त यानी समान दूरी पर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे, कोई पॉइंट मानेंगे। माना बाई अक्ष पर बिंदु P का निर्देशांक, जब बाई अक्ष बोलता है ना तो x का मान 0 होता है उस समय। अगर x अक्ष बोलता है तो y का मान 0 होता है। ठीक है, यानी जिस अक्ष को बोलेगा उसके अपोजिट, अगर x अक्ष बोला तो y 0 और y अक्ष बोला तो x 0। ठीक है, दिए गए बिंदु A 6,5 तथा B -4,3 हैं। अब आप बीच की दूरी वाली फार्मूला लगाएंगे, x1 - x2 प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, है ना। रूट्स में लगाते हैं ये वाला फार्मूला। कुछ बच्चे x2 - x1 भी जानते हैं। तो चूँकि
बिंदु ए और बी, सबसे पहले लिखेंगे ए और बी अगर बराबर है तो उसे लिखेंगे पी के समतुरुस्थ हैं। समतुरुस्थ माने समान दूरी पर है, ठीक है। तो पहले आप ए लिखेंगे, फिर बराबर बी, इसके साथ पी इसके साथ भी जोड़ देंगे और पी इसके साथ भी जोड़ देंगे, ठीक है। अब आप दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे दोनों तरफ। पहले ए और पी पर बात करते हैं दूरी वाले फॉर्मूले के लिए। तो फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। लेकिन मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाता हूँ, आपको फार्मूले याद कर लेने चाहिए, मैं वैल्यू लगाऊंगा, ठीक है। तो x1 आपका 0 हो गया, x2 आपका 6 हो गया, ऐसे ही y1 आपका y हो गया, फिर माइनस का 5, ऐसे ही इधर वैल्यू लगाएंगे। तो पहले लिखेंगे आप 0 माइनस 4 और माइनस ये प्लस हो जाएगा बाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यानी दोनों ओर वर्क करेंगे हम। आप लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्क करने पर या दोनों ओर वर्क करने पर, ठीक है। तो अब जैसे इसका वर्क करेंगे, 0 का मतलब है कोई कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, y माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये y माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 25 प्लस ये माइनस 10y हो जाएगा। 2ab जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर खोला a माइनस बी का, तो ये हो जाएगा 4 का 16 प्लस यहाँ a माइनस बी का, फिर फार्मूला खोलेंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस 6y, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, y से y काट देंगे, ये ऐड हो गया और आपका 61 हो गया है, माइनस का 10y और ये ऐड हो गया और आपका 25 माइनस 6y, ठीक है। इतना करने के बाद देखते हैं, तो माइनस का 10y और ये हो गया आपका 6y, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 25 माइनस 61। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे यानी माइनस के 10y में से 6y, तो माइनस का 4y बचेगा आपका, इक्वल टू आपका यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो 36 बचेगा, ठीक है। और जब आप डिवाइड करेंगे 4 से तो आपका y बराबर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो y अक्ष पर निर्देशांक होंगे वो आपके 0,9 होंगे। एक अच्छी तरीके से आप डब्बे में बंद करके इसे लिख कर दिखा देंगे। एक बॉक्स ज़रूर बनाएं ताकि जो शिक्षक आपकी कॉपी चेक करें वो बहुत अच्छी तरीके से आपकी उस बॉक्स पर ही नज़र जाए और आपके क्वेश्चन को सही तरीके से राइट कर दें, ठीक है। बिंदु 3,4 की मूल बिंदु से दूरी पूछी आपसे और ऑप्शन दे रखे हैं 6, 5, 4, 3, यानी बिंदु 2 तो ये दे रखे हैं, 2 0,0 होंगे, ठीक है। जब मूल बिंदु बोले तो 0,0 मान लेते हैं अपनी तरफ से, 2 होते हैं, ठीक है। यहाँ तक पहले फार्मूला लिखा दूरी का, अब वैल्यू लगाएंगे। आपको पता है x1 आपका 0, यानी पहले तो ये बिंदु देंगे, उसके बाद दूसरे अगर बिंदु किए तो 0,0, ठीक है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप करेंगे, पेपर में क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। x1 की जगह वैल्यू लगाएंगे 3 माइनस 0 और y1 आपका x2 आपका 0 है प्लस y1 आपका 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आप 3 का स्क्वायर 9 कर देंगे और यहाँ 16 यानी 25 और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 5 इकाई, ठीक है। और आप ऑप्शन को टिक कर देंगे। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपके लिए एक छोटा सा आसान सा तरीका बताऊँगा कि इनमें से कौन सी वैल्यू लगाई जाए जिससे कि ये दोनों इक्वल हो जाएं। अब देखो, अगर दोनों इक्वल दिखाने हैं तो उसके लिए आपको इन सभी के मान याद होना ज़रूरी है। सबसे पहले 0 पर हम ऐसा करेंगे कि ये दोनों बराबर आ जाएं, ये इस बात को चेक करेंगे।
और 0 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन 2a। ठीक, ये बराबर 0 रख के देखते हैं क्या वैल्यू सही आती है। तो हमने रखा साइन 2a इंटू 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है ना। आज आपको मान भी याद होना चाहिए। तो 2 साइन a इंटू 2 साइन 0 डिग्री, यानी आपका क्या आ गया 0, यानी LHS और RHS आपकी क्या है बराबर, इसका मतलब 0 आपका आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसे आप पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर tan a की वैल्यू निकाल सकते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय यानी समकोण त्रिभुज पर इसे लगाने के बाद जो समकोण त्रिभुज है मैंने उसमें कराया था आपको, उस हिसाब से भी कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको एक नए तरीके से कराऊंगा। ठीक है, वैसे मैं अधिकतर समकोण त्रिभुज बनाकर ही समझाता हूँ बच्चों को। जैसे साइन a इक्वल टू आपको देखा है 4/5, और आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये रूट में होता है कॉज a की वैल्यू। अगर आप वैल्यू लगा दें तो इसका मान आ जाएगा कॉज a बराबर 3/5। आप चाहें तो समकोण त्रिभुज में लगा के निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो tan a बराबर होता है साइन a अपॉन कॉज a। साइन a की वैल्यू लगाएंगे अपॉन कॉज a की वैल्यू लगाएंगे, 5 से 5 कट जाएगा और आपका 4/3 आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सी आपका राइट। अगला क्वेश्चन से, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक ऐसा युग्म खींचने के लिए उनके बीच का कोण 60 डिग्री हो, उन दो त्रिज्याओं के सिरों पर स्पर्श रेखाओं खींचनी चाहिए जिनके बीच का कोण है। पहले एक वृत्त बनाएंगे और वृत्त पर दो बढ़िया सी एकदम स्पष्ट सुंदर तरीके से स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। वृत्त के बाहर कोई बिंदु आप मान लेंगे, जैसे मैंने ओ माना है। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया है कि ये डिग्री कितने एंगल का है, 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और इन पॉइंटों को आप केंद्र ओ से मिला देंगे। कोई भी अगर आपने ओ बाहर मान लिया तो अंदर आर मानना पड़ेगा, वैसे अंदर मेरे हिसाब से आप ओ मानना। ठीक है, अब आपको पता है कि वृत्त जो आमने सामने कोण होंगे वो कितने होंगे, 180 के होंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, यानी ये 90 होगा और ये भी 90 होगा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये आप जानते हैं एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। होता नहीं होता है, तो उसी रूल से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आपको पता है कि ये 60 या मैंने आपको वो रूल लगाया है जो चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वही वाला। ठीक है, उससे मैंने ये 60 घटा दिया 180 में से, 120 आ गया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यानी आपको दोनों को बराबर दिखाना है और फिर बताना है कि तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। ऑप्शन दे रखा है 3, 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक, 7 मात्रक। सबसे पहले आप लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या r मान लेंगे। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल परिमाप दे रखा है आपके लिए, और जो 2 पाई r, और क्षेत्रफल वृत्त का लिखेंगे। क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई r स्क्वायर होता है वृत्त का। फार्मूलों पर विशेष ध्यान देंगे यदि मैथ को आपको सही से करना है तो दोनों कैसे हैं, आपस में बराबर हैं। तो 2 पाई r बराबर पाई r स्क्वायर, तो पाई से पाई कट जाएगा, r से r, तो r बराबर आपका क्या आ जाएगा 2। ठीक है,
यानी ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, 2 मात्रक। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। भुजा 6 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी 6 सेंटीमीटर वर्ग का क्या है, एक वर्ग है 6 सेंटीमीटर का, उसके अंदर आपको क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। तो जो वृत्त की त्रिज्या होगी ना, वो वर्ग की भुजा की आधी होगी, बस याद रखेंगे आप, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या वर्ग की भुजा की आधी होगी, ध्यान रखना इस बात को। तो आप लिखेंगे वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या इसकी आधी होगी, वृत्त का व्यास यानी 6 होगा, वर्ग की भुजा के बराबर होगा यानी 6, ठीक है। और व्यास 2r होता है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3। तो आप लिख के दिखाएंगे उस चीज़ को, वृत्त की त्रिज्या आपकी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, वैल्यू लगाएंगे पाई, आंसर आएगा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति के रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन है। ऑप्शन है, जैसे एक आकृति से आपने दूसरी आकृति बनाई है तो उसका आयतन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा, पहले के समान रहेगा, दोगुना हो जाएगा। तो पहले जितना आयतन होगा उतना ही अब रहेगा, ठीक है। आयतन हमेशा अगर कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो बराबर ही रहते हैं। अगला क्वेश्चन, ए लंबवती बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके आधार का व्यास क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है 2, 3, 4, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले आप क्या जो दे रखा है उसका फार्मूला लगाएंगे, यानी क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। वैसे आपको लिखना चाहिए सबसे पहले बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 9 पाई, ठीक है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 9 आ जाएगा और आर बराबर आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको हटा के रूट लगाते हैं, वही मैंने किया है, और इस तरीके से आपका आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका लगा देंगे आप, आधार का व्यास आपसे पूछा है तो डबल कर देंगे आप, ठीक है। 6 सेंटीमीटर आंसर, क्लियर है। जल्दी में आप गलत ना लगा दें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। माध्य, बहुलक, माध्यिका, मानक विचलन, ठीक है। माध्य भी है, बहुलक है, माध्यिका भी है, लेकिन मानक विचलन नहीं है। 1 से 15 तक सम संख्याओं के समांतर माध्य होगा 6, 8, 12। ऑप्शन दे रखे हैं। इन सबको आप ऐड कर लेंगे और 7 से डिवाइड, यानी जितनी संख्या है उन संख्याओं को जोड़ लिया, जोड़ने के बाद जितनी संख्या उतने ही नंबर से भाग दे दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यानी ये मैंने आपको बहुविकल्पीय सभी करा दिए। अब आपके अति लघु क्वेश्चंस आएंगे। ज्ञात कीजिए रैखिक समीकरणों का योग 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y = 9 संगत हैं या असंगत हैं।
आप पहले दोनों समीकरण को लिख लेंगे, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है। अब इसकी तुलना करेंगे आप। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, ठीक है। जब जैसे को तुलना करेंगे तो a1 बराबर आपका क्या आएगा, b1 बराबर क्या आएगा, c1 बराबर क्या आएगा, वो चिन्हों के सहित आप जैसे लिखेंगे। a1 बराबर आपका 2 आएगा और a2 आपका 4 होगा। b1 अगर आप देखेंगे तो आपका माइनस का 3 है, ठीक है। इस तरीके से आप लिखने के बाद b1 की वैल्यू लगा देंगे, यानी c1 की भी वैल्यू निकालेंगे, c2 की भी, -8 और -9, ठीक है। इस तरीके से ये करने के बाद a1 अपॉन a2 काट कर आपका 1/2 आया। ऐसे b1 अपॉन b2 लिखेंगे और वैल्यू लगाएंगे 3/6, यानी आपका आंसर आएगा 1/2। c1 अपॉन c2, और यहाँ पे ये नहीं कट रहा है ना, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 अगर आपस में बराबर हैं और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इस समय जो समीकरण के हल होते हैं वो कैसे होते हैं, असंगत होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, असंगत। समीकरण युग्म कैसे होंगे, असंगत होंगे, ठीक है। अगर बराबर आ जाते तब ये संगत होती। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कॉस 18 डिग्री अपॉन साइन 72 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, आपको एक आंसर लाना होता है इसका। जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा है, कॉज लिखा, फिर 90 में से क्या घटाएं कि 18 आ जाए, तो मैंने कहा नीचे वाले को देख के आप घटा सकते हैं, बस नीचे वाले की नकल मार के घटाते हैं। साइन 72 डिग्री और 90 नज़र आ रहा है तो ये चेंज होगा, यानी 90 नज़र आ रहा है तो साइन में चेंज हो गया, साइन 72 डिग्री अपॉन साइन 72, इसी कट गया, आंसर बना गया, ठीक है। यानी नीचे वाली को नकल मार के आप घटा लें, घटाने के बाद 90 नज़र आए तो चेंज कर लें, फिर काट दें, आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दे रखी है। वृत्त का चतुर्थांश, आप जानते हैं वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपसे एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है जिसकी परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, और त्रिज्या निकालने के लिए आपको परिधि का फार्मूला याद होना चाहिए। दिया है वृत्त की परिधि बराबर आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, वरना लाइन से भी लिख सकते हैं, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 पाई r इक्वल टू 25, तो r की वैल्यू निकालेंगे आप, 2 नीचे चला जाएगा इसके, 2 और पाई, आप चाहे तो पाई की वैल्यू लगा देते हैं, और पाई का मान 22/7 होता है, ये 2 लगा दिया। 2 से जब आप काटेंगे तो r इक्वल टू 2 करके दिखा देता हूँ, 2 22/7, और नीचे जब वैल्यू लगाएंगे तो ये 7 नीचे का ऊपर चला जाएगा, है ना, और वही नीचे आ जाएगा 22, क्योंकि इसका मान 22/7 होता है ना, तो नीचे वाला 7 ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चाहे तो 22 से 22 कट जाएगा, ठीक, और r की वैल्यू हो जाएगी 7/2। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपको निकालना क्या है, प्रथम चतुर्थांश का, यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब आपके चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपके लिए फॉर्मूले बहुत ज़रूरी है याद करना।
यानी यहाँ पे 1/4 लगा देंगे और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा नहीं, ये दूसरे उस रूल से भी हो गया 1/4 पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू लगा दी आपने, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और 77/8 आ जाएगा आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप चाहें तो डिवाइड कर लें, वरना इतना ही आंसर छोड़ दें, यही सही। और इसे बॉक्स में ज़रूर बंद कर दें आप पेपर में, ठीक है। जब आप भाग करोगे तो आएगा 99.25, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप पेपर में ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ये नहीं कि डिवाइड करना ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास वैसे भी समय बहुत कम होता है, ठीक है। अति लघु उत्तरीय आपके मैथ्स में काफ़ी उपयोगी होते हैं, इसलिए आप हर चैप्टर से 2-1 क्वेश्चन आने की जरूर तैयार करें जो आए हुए हैं। अगला है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 162। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा इसमें, फिर आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे माना एक संख्या x है अगर योग की बात की है तो दूसरी संख्या इसमें से, यानी अगर हम बात करेंगे तो 27 में से घटा के बता देंगे। दूसरी संख्या इसी में से आप घटा देंगे, 27 में से आपको पता चल जाएगा। अगर योग कहता है तो घटाते हैं और अंतर कहता है तो जोड़ते हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप इस बात को। यानी योग कहे तो घटाओ और अंतर कहे तो जोड़ दो, ठीक है। तब आपसे जो बोला है वो करेंगे। तब संख्याओं का गुणनफल आपको दिया गया है 182, 182। आप लिख सकते हैं बराबर लगा के, x ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाई कर ली 27x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप ये इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और प्लस 182। अब आपको इसके फैक्टर करना है, गुणा करें तो 182 आए और जोड़कर 27 आए। तो इसके जब आप फैक्टर करेंगे 14 और 13 तो 182 ही आएगा, ठीक है। करके दिखा दिया मैंने आपके लिए। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 13x प्लस 182, एक्स कॉमन करेंगे, x माइनस 14 माइनस 13 बाहर कर लेंगे तो x माइनस 4 14, x माइनस 14 माइनस x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आएगा आपका 13 यानी 13, और x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर आएगा आपका 14, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को संख्या निकाल सकते हैं। तो एक संख्या आपकी आ गई 13, एक संख्या आ गई आपकी 14, यानी दोनों संख्याएं मिल गई। आपको समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि पहली संख्या आप इस तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यदि पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13 होगी, ये बात सही है। और यदि पहली संख्या आप 13 मानोगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 14 हो जाएगी, यानी रहेंगी यही। और पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 होगी, ठीक है। इस तरीके से आप पेपर में चाहे तो लिख सकते हैं बॉक्स में, और वहाँ बॉक्स ज़रूर बना देना ऐसे लिखने के बाद, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। देखो आपकी समझदारी में ही आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। उन्नयन कोण जो सर को ऊपर करके देखा जाता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। अवनमन कोण सर को नीचे झुका कर देखा जाता है ना। और आपको टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। जैसे मैंने ये लिख रखा है, आप ऐसे एक बार ऐसे पढ़ लेंगे। माना एक AB केबल टावर है, उसी धरातल में एक
भवन CD है, जैसे मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ, जिसकी ऊंचाई मैं 7 सेंटीमीटर मानूंगा। भवन के शिखर C से, यानी जो भवन है उसके शिखर को मैं C मानूंगा, ठीक है। धरातल के समांतर एक रेखा CE खींचेंगे, जैसे मैंने देखा ये भवन बना दिया CD। अब इसके आधार को हमने मिला दिया, उसके समांतर एक रेखा और खींचेंगे ये, ठीक। यानी उसमें कहा है धरातल के समांतर, वही मैंने डैश डैश करके दिखाया है, ठीक है। इसे E मान लिया मैंने। भवन का शिखर C से, भवन का शिखर C से के कर लेना, शिखर से C से, है ना। अब एक व्यक्ति एक बार ऊपर को देखता है तो ये उन्नयन कोण बनता है ना, कितने डिग्री, 60 डिग्री। अब यहीं से वो व्यक्ति नीचे को देखता है, उन्नयन कोण AC लिख के दिखा दिया इस तरीके से। आप भी लिख के दिखा देना अच्छी तरीके से, जितना अच्छा लिखेंगे उतने अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। और लाइन एकदम स्केल से खींचे सीधी, जैसे मेरी लाइन तिरछी हो गई है, 45 डिग्री है, यहाँ 45 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। अब नमन कोण आपको दे रखा है ECB, 45 डिग्री है, ठीक है। इतना डाटा होने के बाद अब आप चलते हैं भवन की ऊंचाई की ओर। इसके बाद EB आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, यानी भवन की ऊंचाई EB के बराबर होगी, क्योंकि CD और ये दोनों आपस में समांतर हैं, और समांतर है तो ये दूरी क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान देंगे। अब समकोण त्रिभुज BEC में, अब हम समकोण त्रिभुज BEC पर ध्यान देंगे, जिसमें tan 45 डिग्री बराबर, अब tan में जाते हैं, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो इस त्रिभुज को देखें तो इसमें लंब आपका क्या होगा, 7 होगा, यानी EB, और आधार क्या होगा, CE, ठीक है। तो EB अपॉन CE, तो CE बराबर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। यानी आपके लिए आधार मिल गया है, CE आपको मिल चुका है। अब आप क्या काम करेंगे, ऊपर वाले त्रिभुज पर ध्यान देंगे। पुनः समकोण त्रिभुज CEA या AEC में, है ना, समकोण त्रिभुज AEC में, ठीक है। ये वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, इसे आप H मान लें, मुझे यही AE निकालना है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे AE लंब बटे आधार अपॉन CE, tan 60 की वैल्यू लगा देंगे। AE आपको निकालना है, CE आपको 7 दे रखा है, AE बराबर आपका आ जाएगा 7√3, ठीक है। अब आप क्या करना है, आपको ये टोटल ऐड कर देना है, क्योंकि आपसे अब आप ऐसे ऐड कर देंगे केबल टावर की ऊंचाई, क्योंकि आपसे केबल टावर की ऊंचाई पूछी है, यहाँ से यहाँ तक, यानी BE और EA, ठीक है। दोनों को ऐड कर दें आप, 7√3 + 7 कॉमन करके √3 की वैल्यू लगा देंगे आप। इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर √3 की वैल्यू लगा दें, तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर एक घटा दें तो भिन्न एक
में बदल जाती है। किस में बदल जाती है? 1 में। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर देखेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको 99% देखने को मिल सकता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखें कि आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। आपसे भिन्न पूछी गई है, ठीक है। माना आप लिखेंगे भिन्न का अंश x है तथा हर y है। अगर अंश और हर y है, x और y है, तो भिन्न क्या होगी? तो भिन्न x/y होगी। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। प्रश्न उसका जैसा प्रश्न कहेगा वैसा करेंगे। प्रश्न में कहा है यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, यानी अंश x+1 अपॉन हर में 1 घटा दो y+1 y-1 इक्वल टू 1, यानी भिन्न जो है वो 1 हो जाती है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जिसे बहुत अच्छी तरीके से समझें और करके देखें। इस तरीके से आपका आएगा x+1 और ये 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और x की वैल्यू आपकी 1 आ चुकी है। इसी समीकरण 1 बना देंगे। ठीक है, अब हम ध्यान देंगे जो सेकंड पॉइंट बोला है। सेकंड पॉइंट ये कहा है, सेकंड केस है, यदि भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाए तो इस बार हर में 1 जोड़ेंगे तो भिन्न 1/2 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x बराबर y+1, और आप यहाँ पर x की जो वैल्यू है उस वैल्यू को पुट कर देंगे, y-2 इक्वल टू y+1, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर। ठीक है, इससे यह है टीचर एकदम संतुष्ट हो जाएगा और आपको अच्छे नंबर देगा। 2y-4 इक्वल टू y+1, तो y-y इक्वल टू 1+4। ठीक है ना, तो y इक्वल टू आपका 5 आ गया। इस y की वैल्यू को आप समीकरण 1 में रखेंगे जो आपने मानी थी। ठीक है, y की वैल्यू को आप समीकरण 1 में रखेंगे और x का मान निकालेंगे इस तरीके से। x बराबर आपका 3 आ जाएगा। x और y के मान आने के बाद आपको एक भिन्न प्राप्त होगी, उस भिन्न को लिख के दिखाना है। भिन्न आपकी थी x/y। x की जगह वैल्यू लगाएंगे और y की जगह वैल्यू लगाएंगे और इसे एक बॉक्स में बंद कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर जाएंगे। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। सबसे पहले आप दूरी लिखेंगे। दूरी कितनी दे रखी? 360 किलोमीटर। चाल क्या है आपकी? x। ठीक है, चाल हमने x मान रखी है, तो समय बराबर 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में
लगने वाला समय क्या होगा, 360/x, 360/x, ठीक है। इसे किलोमीटर प्रति समय घंटे में आएगा, ठीक है। अब बोला गया है कि चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, और जब आपको पता है चाल जब बढ़ा दी जाती है तो समय कम लगता है, और जब अंतर की बात करता है तो ज़्यादा समय में से कम समय को घटाते हैं। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए या अधिक होती है, ठीक है, तो नई चाल क्या होगी, अब वो x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। इस तरीके से आप करेंगे तो 360 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर, यहाँ पे समय कम होगा माय डियर स्टूडेंट्स, यही समय हम घटाएंगे उसमें से x + 360/x + 5, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इतना करने के बाद जैसे प्रश्न कहेगा वैसा करेंगे। अब प्रश्न अनुसार पहले ज़्यादा समय लग रहा था, अब कम समय, क्योंकि चाल बढ़ गई है, और चाल बढ़ जाती तो समय कम लगता है। 360/x + 5 बराबर 1 घंटा अंतर दे रखा है, ठीक है। यहाँ 1 लगा देंगे, तीन 360 मल्टीप्लाई कर ली, यहाँ पे आपका आएगा 1800, और इससे मल्टीप्लाई करोगे 360 हो जाएगा। 360 कट जाएगा, ठीक। 1800/x² + 5x = 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x² + 5x = 1800। इसे इधर ले जाएंगे तो x² 5x 1800 बराबर 0। अब चाहे आप इसके गुणनखंड करें या श्रीधराचार्य फार्मूला लगाएं, किसी भी तरीके से। मैं आपको एक नए वैसे श्रीधराचार्य फार्मूले से कराऊंगा, वैसे आप चाहें तो 40 और 45 इसके फैक्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 40 और 45 का पहाड़ा, यानी 45 का पहाड़ा 40 बार पढ़ा जाएगा तो 1800 ही आएगा। आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए श्रीधराचार्य से कराता हूँ। यहाँ पे 1 होगा, और b जो होगा आपका 5 है, और c जो है वो 1800 है, ठीक है। और तब आप जानते हैं कि जो सूत्र होता है श्रीधराचार्य का, -b ± v² - 4ac/2a, ठीक है। वैल्यू लगाएंगे, x = -5 ± v², 5 का स्क्वायर करेंगे -4a और c। इसमें माइनस 2 बार आया इसलिए ये प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है, क्योंकि माइनस का 4 है और माइनस का 1800 है। -+5 फिर +2a लिखना नीचे, ठीक। तो आपका आएगा x = -5 ± 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये गुणा करके हो जाएगा आपका 7200, 7200, ठीक है। नीचे आपका आएगा 2। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, और इस तरीके से आप इसे जोड़ लेंगे। ये हो गया 7225। अब ये किस चीज़ का स्क्वायर है, -5, तो ये आपका 85 का वर्गमूल है, ठीक है, यानी 85 का स्क्वायर है और वर्गमूल निकालोगे तो 85 आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, धन चिन्ह लेने पर, यानी प्लस वाला चिन्ह लेंगे, ठीक है। पहले धनात्मक फिर ऋणात्मक। इसमें तो धनात्मक लेने से काम चल जाएगा, लेकिन अगर ये चाल वाला क्वेश्चन ना होता
तो दोनों लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो धनात्मक लिया, ये कम हो जाएगा यानी 80 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे यानी 40 आ जाएगा, यही चाल होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर चाल ऋणात्मक आएगी और चाल कभी ऋणात्मक होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि कहीं क्वेश्चन ये चाल में ना पूछे, किसी और में पूछे तो आप कर लेंगे इसे। तो ये हो जाएगा आपका 90, 2 से भाग करेंगे 45 आ गया, लेकिन माइनस का फिर आपको लिखना पड़ेगा नीचे कि चाल ऋणात्मक नहीं होती है, चाल ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है। हो सकती है, होती है, बात एक ही है। रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसे एक डब्बा में बंद कर देंगे यानी बॉक्स बना देंगे ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। सुंदर से अक्षर में ज़रूर लिखेंगे इस तरीके से। अगला क्वेश्चन, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु दे रखे 2, -3 और q दे रखा है 10, y बीच की दूरी भी दे रखी है 10 मात्रक, और आपसे कहा है कि y का मान ज्ञात करें। x2 - x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। कुछ लोग फार्मूला x2 - x1 के रूल से भी जानते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। चाहे x2 पहले लिखें या x1 पहले लिखें। वैल्यू लगाएंगे 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 - y। एक बात और याद रखना, जब दोनों जगह माइनस हो तो ये समझते हैं मानो प्लस का होल स्क्वायर खोल रहे हैं, ठीक है। जैसे इसमें दोनों -3 - पाई है, तो ये इस तरीके से होल स्क्वायर खोलेंगे जैसे कि प्लस है। 8 का स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस वाले की तरह खोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी हो जाएगा 6y, ठीक है। 6 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक। जैसे आप दोनों वर्क करेंगे, वर्क करने पर 10 का 100 हो जाएगा, ठीक है, और 8 का 64 हो जाएगा, और ये 9 + y स्क्वायर प्लस 6y, 64 और 9 ऐड कर लेंगे तो पहले लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 6y ठीक है, इसे ऐड कर लेंगे 73 हो जाएगा। 100 इधर ले जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, माइनस का हो गया, और एक साइड 0 लगाएंगे, ठीक है। y स्क्वायर 6y इक्वल टू आपका जो आएगा 27 यानी 27। अब आपको फैक्टर करना है, फैक्टर जब आप करेंगे तो 9 और 3 टेबल पढ़ेंगे, 9 - 3 -27y 27 इक्वल टू 0, तो आएगा y स्क्वायर प्लस 9y - 3y -27 इक्वल टू 0। तो y कॉमन कर लेंगे तो y प्लस 9 -3 कॉमन करेंगे तो y प्लस 9 सेम इसी की तरह बनता है इक्वल टू 0। y प्लस 9 में से 1 लिख लेंगे और y -3 ये साथ साथ कर लेंगे, ठीक है, बराबर 0। अब आप क्या काम करेंगे, इन्हें 0 के बराबर रखेंगे, तो y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y का मान 1 आ गया माइनस का 9, दूसरा आएगा y -3 इक्वल टू 0, तो y का एक मान आएगा आपका 3, ठीक है। y की दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है, चाहे 3 या फिर 9, दोनों से आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि tan a बराबर cot v, तो सिद्ध करना है आपको a प्लस b। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है आपका, और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। आपको करना क्या है कि या तो tan को cot बनाओ या cot को tan बनाओ, यानी सेम बनाना है दोनों को, और आपको पता है 90 वाले रूल से ही आप इसे चेंज कर सकते हैं, यानी cot tan a बराबर cot b दे रखा है, तो मैं इसे लिखूँगा tan a, आप cot b को 90 - b लिख सकते हैं, tan 90 - b है ना, इसे लिखोगे tan 90 - b
ठीक है, यानी 90 में से घटाकर अगर सेम बनाना हो तो 90 में से घटा के आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इस बात को याद रखें, मैंने वैसे आपको फार्मूला सिखाए हैं, अगर याद ना रहे तो। 10 से 10 कट जाता है लेकिन काट के नहीं दिखाते हैं, ठीक है, आप पेपर में काट के मत दिखाना, बस a बराबर 90 माइनस b और b इधर जाएगा, a प्लस बी बराबर आ गया 90। इस तरीके से आपका आंसर, इसे डब्बे में बंद कर दो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन से एक बड़ा से बड़ा गोला काटकर निकाल लिया गया, इस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी हमने क्या किया, 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन था, उस घन से बड़ा क्या काटा, एक गोला काटा, उस गोले का आपको आयतन ज्ञात करना है। गोला जो होगा उस घन की भुजा के व्यास के बराबर का गोला होगा, यानी घन की भुजा जितनी है उतना ही गोले का क्या होगा, व्यास होगा, ध्यान रखना आप, ठीक है। यानी त्रिज्या की बात की जाए तो घन की भुजा की आधी होगी, ठीक है, और व्यास जो होगा वो घन की भुजा के बराबर होगा। गोले पहले गोले की का व्यास होगा घन की भुजा। क्लियर है यहाँ तक? सुंदर सी राइटिंग लिखेंगे आप तो गोले की त्रिज्या की बात की जाए तो आप 2 से भाग कर देंगे, 7/2 हो जाएगा, तो सेंटीमीटर, ठीक है। गोले का आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी क्यूब। वैल्यू लगाएंगे 4/3 पाई, 22/7 लगाना चाहें या लगा सकते हैं, या 3/14 भी लगा सकते हैं। वैसे इसमें 22/7 ज़्यादा आसान रहता, 7 से 7 कट जाता, लेकिन मैंने लगा दिया, अब मैं कटिंग करना नहीं चाहता। 2 से 2 काट दिया, 2 से ये भी 2 कट गया, तो इन सब की मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई तो जानते ही होंगे, पहले इसे काट देते हैं, नहीं कटेगा, केवल मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपका 1.57, फिर मल्टीप्लाई जब टोटल करने के बाद आएगा 538.51/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, फिर मैंने 3 से डिवाइड किया, ये आ गया आंसर। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। माना समकोण त्रिभुज की आधार x है, सेंटीमीटर है। क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ लें आप। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार के से 60 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करनी है आपको, अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करनी है, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। समकोण त्रिभुज जहाँ आए वहाँ 90% समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगने की संभावना रहती है। समकोण त्रिभुज ऊंचाई दे रखी है आपके लिए, या लंब कितना है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी x-7, ठीक है, समझ में आ गया। तब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आप जानते ही होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वही लगाता हूँ मैं। देखें आप, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। मैंने उल्टा लिख दिया, लेकिन पहले कर्ण लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे है इक्वली, ठीक है। वैल्यू लगाएंगे x-7 का होल स्क्वायर, आप आधार आपका x है, x का स्क्वायर, कर्ण आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर
ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 169। आप एक्स स्क्वायर ऐड कर लेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 14x और 49 माइनस 169, इसे आप घटा देंगे, आपका 120 बचेगा। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 ठीक है, बराबर 0 लिख देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120 बराबर 60। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करना है आपको, गुणा करें तो 60 आए, घटा कर 7 आए, तो 12 पंजे 60, यानी 12 और 5 का पढ़ा पढ़ेंगे आप, इस तरीके से इसे कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 ब्रैकेट एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, जब ब्रैकेट माइनस अंदर जाएगा तो चेंज करेगा, प्लस का 5x माइनस का 60। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 12 5 एक्स माइनस 12 बराबर 0। इन दो में से एक लिख लेंगे, एक्स माइनस 12 और एक्स माइनस 5, सॉरी एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस 12, यानी एक्स माइनस 12 में से एक लिख लिया और एक्स प्लस 5 लिख लिया इसके साथ। ठीक है, एक्स प्लस 5 बराबर, जब 0 लगाओ तो एक्स बराबर माइनस का 5 आ जाएगा, और एक्स माइनस 12 बराबर 0 लगाओगे तो एक्स बराबर 12 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें लिख देंगे डब्बा में। अब आपको करना क्या है, अन्य दो भुजाएं याद करनी है, उसके लिए आप क्या करेंगे देखते हैं। अन्य दो भुजाएं निकालने के लिए आपको क्या क्या दे रखा है उसे देखते हैं। एक्स बराबर 12 सेंटीमीटर, तो लंब दे रखा है एक्स माइनस 7, एक्स की लगाएंगे 12 तो माइनस 7, तो आपका आ जाएगा 5। ठीक है, यानी लंब आपका आ गया 5 सेंटीमीटर, आधार आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं कितनी होंगी, 5, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं आपको प्राप्त हो गई हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सही से कर सकते हैं, है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। चित्र दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें AD BC पर लंब है और सिद्ध करना है आपको AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर से ज़रूर देखा जाए। ठीक है, आपको अलग अलग दोनों त्रिभुज दिए गए हैं, इन त्रिभुजों को समकोण त्रिभुज हैं ये दोनों, और समकोण त्रिभुज में आप फॉर्मूला लगाएंगे और ये आपको प्रूफ हो जाएगा। यानी AB दे रखा है, CD दे रखा है, BD दे रखा है। देखते हैं सबसे पहले कैसे करेंगे, आप ज़रा सही से समझें, मैं समझाता हूँ। दिया है त्रिभुज ABC में, जो बड़ा त्रिभुज है ABC, AD लंब है BC पर। ठीक है, सिद्ध करना है वो लिखेंगे AB का स्क्वायर CD का स्क्वायर BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, उपपत्ति जो आपको दिया गया है उसके बारे में लिखेंगे, क्या आप जानते हैं। AD BC
पर लंब है। ठीक है, त्रिभुज ADB में, ठीक है, जो एंगल ADB है वो कितना है और एंगल ADC दोनों कितने होंगे 90 डिग्री, है ना। यानी ADB और ADC 90 डिग्री है। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, निश्चित हो गया ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समकोण हैं। अब जो DC और यानी DCB ADB, पहले ADB देखते हैं। ADB में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। सही, देखो ADB में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो कण इसमें AB होगा, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया और ये कण हो गया, क्योंकि 90 के सामने का कण होता है। ठीक है, यानी इतने त्रिभुज को अगर देखें तो लगाते ये कण है तो AB का स्क्वायर बराबर AD प्लस DB का स्क्वायर का योग। ठीक है, AB का स्क्वायर हो गया, अब AD का स्क्वायर और प्लस DB का स्क्वायर, BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, उसके बाद AD की वैल्यू निकालेंगे। AD का मान जो आएगा वो AB का स्क्वायर, क्योंकि हमें जो लाना है ना उन्हें कुछ नहीं करना है, वो ऐसे रखेंगे, लेकिन जो नहीं लाना उसको आप हटाने की कोशिश करेंगे। AB माइनस BD का स्क्वायर, और इतना मान निकालने के बाद इसे छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे कि आपने AD का मान निकाल लिया है। अब हम ध्यान देंगे दूसरे वाले त्रिभुज पर। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे निकाला मैंने, या नहीं समझ में आया? आ गया ना। ठीक, इसे समीकरण 1 बना के आप छोड़ देंगे। AD की वैल्यू आ गई AB माइनस BD। अब दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे तथा त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसमें कण आपका AC होगा, ठीक है, AC क्या है आपका कण है, और AD और DC क्या है लंब और आधार, ये कण है। ठीक है, तो AC का स्क्वायर बराबर CD प्लस AD स्क्वायर। इस AD की जगह वैल्यू लगा देंगे, तो AD का स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। पहले AD की वैल्यू निकालेंगे जैसे पहले निकाली थी वैसे ही। समीकरण 2 आ गई। समीकरण 1 और 2 आपस में बराबर हैं, है ना, क्योंकि वो भी AD का मान है, ये भी AD का मान है, तो आप रख दे दोनों को बराबर। समीकरण 1 व 2 से मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया। मैंने बहुत सरल को आसान तरीके से कराने की कोशिश की है। AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। बस माइनस वाले को इधर ले जाओ, इधर से इधर कर दो, प्लस हो जाएंगे और आपका प्रूफ हो जाएगा। है ना, यही तो प्रूफ करना है। तो जो माइनस का है वो इधर ले जाओ, ये प्लस का हो जाएगा। यानी AB स्क्वायर, ये CD इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, CD स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। यही प्रूफ करना था, सिद्ध हो गया। ठीक है, इसे डब्बे में ज़रूर बंद कर दें आप। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसे करके देख लें। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर में आने की संभावना है, इसलिए आप इसे ज़रूर कर देखें। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चंस के भी आने की ज़्यादा संभावना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ ABCD भुजा 4 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, मैंने बना के रखा है।
जैसे ये डायग्राम है, ये चित्र बना हुआ आएगा। एक वर्ग है ABCD, ठीक है, जिसमें 4 वृत्त बने हुए हैं जैसे कि दिखाया गया है। तो भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर। तो इन वर्गों की आपको जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो आपको इन वृत्तों का क्षेत्रफल निकालना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल में से आप घटा देना, छायांकित भाग बचेगा। लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल तो निकाल लेंगे आप, लेकिन वृत्त की त्रिज्या कैसे आएगी? तो वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो ये वर्ग की भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर, जब आप उसका आधा करोगे, क्योंकि 2 वृत्त हैं, तो आधा करने पर आपको वृत्तों का यानी आधा करने पर आपको वृत्त की क्या मिलेगी? पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ उसके बाद। ठीक, यानी वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल आधा इंटू ऊंचाई, सॉरी भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब इन वृत्तों का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्तों का क्षेत्रफल कितना होगा? सबसे पहले सोचो और बताओ कि ये वृत्त हैं, कितना होगा। तो आपको पता है इसका जो व्यास होगा वो वर्ग की भुजा का आधा होगा, है ना, यानी 14 का आधा, और त्रिज्या कितनी होगी? 7/2। व्यास होगा आधा, वर्ग की भुजा का आधा, क्योंकि 2 वर्ग हैं, वृत्त हैं, ध्यान रखना। अगर एक वृत्त होता तो वर्ग की भुजा का आधी त्रिज्या होती, लेकिन यहाँ पे 2 वृत्त हैं, ये व्यास आएगा 7 सेंटीमीटर व्यास आ गया, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या आपकी आएगी 7/2, ठीक है, यानी वृत्त की त्रिज्या आ गई 7/2। इस तरीके से आपने वृत्त की त्रिज्या निकाल ली। अब आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त आपके 4 हैं, वृत्त के 4 क्षेत्रफल हैं, एक का निकाल के 4 से गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 4 वृत्तों का क्षेत्रफल आ जाएगा। सही है ना? त्रिज्या समझ में आ गई कैसे निकाली मैंने? अगर एक वृत्त होता तो 14 का आधा करके आपको वृत्त की त्रिज्या मिल जाती, लेकिन यहाँ 2 वृत्त थे तो पहले आधा किया तो व्यास आया, फिर आधा किया तो त्रिज्या आ गई, ठीक है। अब निकालते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, πr²। तो पाई 22/7 लगा दी, क्योंकि 7 से 7 तो कट रहा है, 7/2, 2 से 7 से 7 कट जाएगा, 11 आ गया, 11 7 77/2। एक वृत्त का क्षेत्रफल है ये, आपको 4 का निकालना है, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे, 4 का क्षेत्रफल आ जाएगा। आप देखो चारों वृत्तों का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणा एक वृत्त का क्षेत्रफल। कैसे करेंगे? 4 गुणा एक वृत्त का क्षेत्रफल, इस 4 गुणा एक वृत्त का क्षेत्रफल 70/2, 2 से काट देंगे, 2 आ जाएगा, यानी 144 आ जाएगा चारों वृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? वीडियो बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैंने थोड़ा तेज़ किया है, आप इसे दोबारा से सुन लें जहाँ भी आपको समझ ना आया हो, ठीक है। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चंस। अब आप क्या करेंगे, इन चारों वृत्तों के क्षेत्रफल को इस वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, तो आपको ये छायांकित भाग है ना, ये मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन में आपसे इन वृत्तों का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, ध्यान रखना, मैंने आपको छायांकित भाग का निकाला है। अगर केवल वृत्तों का क्षेत्रफल पूछे तो यही आंसर है, और अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछे तो आपको वर्ग के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल घटा देना, किसका? वृत्तों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया था? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 वृत्तों का क्षेत्रफल, 4 वृत्तों का क्षेत्रफल।
और वर्ग का क्षेत्रफल मैंने ऊपर निकाल के दिखाया है आपको, भुजा का स्क्वायर यानी 196 आया था। ठीक है, तो 196 माइनस 154, जब आप घटाओगे तो 2 4 यानी 42 बचेगा। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाकी करते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू आज के लिए।